समर वेकेशन ही एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर तुमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो तुम 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं खुद हूँ। समर वेकेशन में जब सारे बच्चे ट्रिप्स पर जाते थे, एंजॉय करते थे, अपने इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट किया करते थे, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी पर काम कर रहा होता था। और उसी समर वेकेशन में किए हुए इंप्रूवमेंट की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो चुकी है। जहाँ मैं क्लियर बोल नहीं पाता था, अब मैं क्लियर बोलता हूँ, लोग मुझे सुनते हैं। मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो चुकी है। मेरी फिजिक से लेकर मेरा चलने का तरीका, जहाँ पहले लड़के मेरे दोस्त नहीं बना करते थे और लड़कियां मुझसे दूर भागती थी, अब काफी हद तक ये मैनेज हो गया है। काफी अच्छा फैंडम और कम्युनिटी बन गई है जो मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करती है, जो आप लोग हो। एंड इसके अलावा मैंने मॉनिटरी लेवल को भी अपने इंप्रूव किया है, जिसकी वजह से रिसेंटली मैंने मर्सिडीज बेंज भी ली है। कांग्रेचुलेशंस बाद में करना, लेकिन ये समझो ये वीडियो कोई टिपिकल ज्ञान वाली वीडियो नहीं होने वाली है। ये वीडियो प्रैक्टिकल चीजों पर बेस्ड होने वाली है। और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन तब भी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो चीजें मैं इसमें मर्ज करके बताऊंगा वो तुम्हें पूरा यूट्यूब क्या, पूरा ब्रह्मांड क्या, मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी निकल के अगर कोई वीडियो देखोगे ना तो भी नहीं मिलेगा। एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो तुम्हें आज की सिचुएशन से 100 गुना ज्यादा बेहतर बना देगा। तो अगर तुम इस वीडियो को स्किप करते हो तो तुम वैसे ही रह जाओगे जो रात में बस सोचता है कि मैं ऐसा बनूंगा, लेकिन वैसा बनते हुए वो दूसरे लोगों को देखता है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक अगर तुम इस वीडियो को देखते हो तो तुम्हें चढ़ जाएगा बुखार, एक इतना तगड़ा बुखार जो तुम्हारी लेजीनेस को जला कर रख देगा और तुम्हें बना देगा अनस्टॉपेबल। इसलिए अब एक नोटबुक और एक पेन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। लेकिन इस बिगड़ते हुए मौसम के बावजूद भी अगर तुम चीजों को सीखना चाहते हो और वीडियो को एंड तक देखना चाहते हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। All my life I was told I was never nothing special. I don't need to be reminded of it every other second, especially when all my self-esteem's already shot to hell. I'm falling helplessly, I'm embarrassed. I don't want no one else to see, cause I feel like I'm a piece of shit every time she yells at me. Selflessly addicted, definitely doesn't help that she makes me feel like I'm God and going to heaven, but makes life a living hell for me. She does that thing with her lip, now she's melting me. देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले झटाक से 3 चीजें बताता हूँ। पहली चीज है, नोटबुक या फिर जर्नल भी अच्छी होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो ये मेरी जर्नल है, मैंने खुद ही लॉन्च किया है, तो जाके मेरी द कमबैक जर्नल को चेकआउट जरूर करना। दूसरी चीज एक प्रॉमिस है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद जो एटम होता है ना, उतना छोटे लेवल पे भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी मेहनत वाली वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है भाई। और तीसरी चीज, तुम्हारी बुद्धि में हर चीज अच्छे से समझ में आए, इसीलिए इस वीडियो को मैं 5 चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा। सारेगामा कारवां। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें लाइफ में क्या क्या अचीव करना है? मतलब अभी तक तुमने बहुत सारी चीजें सोची होंगी, लेकिन तुम्हें याद कितनी है? अब समझे मैंने क्यों बोला था पेन और नोटबुक उठा लो? इसी का आंसर आता है डेली डायरी करना। सुनने में ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये थिंकिंग आपकी रियलिटी को अपग्रेड कर सकता है। देखो, आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और ये आप मानोगे भी, कि करते हम बहुत कुछ है लेकिन उसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं। और अगर आप किसी चीज को ट्रैक कर रहे हो लेकिन ग्रोथ हो भी रही है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप डेली दिन भर में लिखते हो ना कि आपने क्या किया, भले वो 5 से 10 मिनट के लिए हो, तो आपने क्या सीखा, क्या फील किया, वो सारी ही चीजें अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके आप लिख पाते हो। और जब थॉट्स क्लियर होते हैं तो डिसीजन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। देखो, बहुत सारे मुस्टंडों को लग रहा होगा कि ये क्या वाहियात चीज बता रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी भाई, जब आप चीजों को लिखते हो तो वो आपके दिमाग में ज्यादा घुसती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जब आप रेगुलरली जर्नलिंग करते हो ना तो वो सिग्निफिकेंटली आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसके अलावा आपकी जो मेंटल क्लैरिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर मेडिकल कॉलेज में। इसमें बताया था कि अगर आप जर्नलिंग करते हो तो आपका इमोशनल रेगुलेशन भी बेटर होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स होती है वो इंप्रूव होती है, और सेल्फ अवेयरनेस जो होती है चीजों को लेके वो बढ़ जाती है। सिंपल तरीके से बताऊं, रोज अपने थॉट्स को लिखना एक इतनी पावरफुल चीज होती है जो आपको फीडबैक भी देती है और आपको अप्रिशिएट भी करती है। एक सिनेरियो सोचो जिसमें समर वेकेशन से पहले जब आपने अविनाश की ये वीडियो नहीं देखी थी, तब आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज के किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन वहां पर आप बुरे तरीके से लोगों को बोर कर देते हो। मे बी वो स्पीच हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, या फिर डांसिंग हो सकती है। इतना इंटरेक्टिव नहीं था, लोगों ने ताली तो बजाई लेकिन दिल से दुआएं नहीं निकली आपके लिए। लेकिन वहीं पर दूसरा सिनेरियो, समर वेकेशन में जब तुमने इस अविनाश की वीडियो देखी, उसके बाद समर वेकेशन जब एंड हुआ और इन सारे ही पॉइंट्स को जब तुमने अप्लाई किया और उसके बाद जब तुमने पार्टिसिपेट किया तो तुमने लोगों को बोर नहीं किया। लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे तुम्हारा नाम, कि क्या स्पीच दी है, क्या गाना गाया है, क्या डांस किया है। और जानते हो ये A to B ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ये तभी होगा जब समर वेकेशन से पहले तुमने जर्नलिंग की और तुमने लिखा कि तुम्हारे वीक पॉइंट क्या क्या है। उसके बाद समर वेकेशन में तुमने काम किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बोलना नहीं आता था, कहाँ पे पॉज लेना है, वॉइस में मॉड्यूलेशन कैसे करनी है। मॉड्यूलेशन का मतलब एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, एक लाइन बोलता हूँ उसी में मॉड्यूलेट करके बताऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, मेरे पास मर्सिडीज है, ये विदाउट मॉड्यूलेशन है। मेरा नाम अविनाश है और मेरे पास मर्सिडीज है, ये है वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ। जब आप वॉइस में मॉड्यूलेशन करते हो, सही पॉजेस लेते हो, तो आप ऑडियंस को सही चीजें रजिस्टर करवा पाते हो, अपनी ही चीजों को और एंजॉयबल बना पाते हो। एंड ये चीज एक स्किल है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये वीकनेस है, ये आपको लिखना पड़ेगा जर्नल में। और अगर बहुत अच्छी जर्नल चाहिए तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
मेरी द कमबैक जर्नल को आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। अरे प्रमोशन को हटाओ यार, कोई तो जर्नलिंग करो, मेरा मत लो, दूसरा ले लो, नॉर्मल से नोटबुक ले लो, लेकिन जर्नलिंग करो, अपने वीक पॉइंट्स और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लिखो। तुम्हें तो पता होना चाहिए कम से कम। भाई ने बोला करने का तो करने का। अच्छा देखो, मैं बहुत ही प्यारे तरीके से तुम्हें समझाता हूँ कि जर्नलिंग करनी कैसी है। बहुत लोग 2-2 पेज 3-3 पेज भर के पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। पहला पॉइंट होना चाहिए आपने दिन भर में क्या किया, कितना टाइम वेस्ट किया, कितना टाइम यूटिलाइज किया। दूसरा, आज दिन भर में आपने क्या सीखा। तीसरा, आपने अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल किया। किसी ने अगर आपकी बेइज्जती की तो उसको आपने क्या बोला, किसी ने आपकी रिस्पेक्ट की तो उसको आपने रिप्लाई में क्या बोला। इन दोनों ही चीजों में आप एक बहुत पावरफुल चीज सीखोगे, इमोशनल मैनेजमेंट। इसके अलावा चौथी चीज, लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, वो चीजें भी लिखो। वो कहानी तो सुनी होगी ना, एक इंसान फटे हुए जूते के लिए रोता है और एक इंसान के पास जूता ही नहीं होता है। दोनों ही ग्रेटफुल हैं। जिसके पास जूता नहीं है वो जिंदा है, इसके लिए ग्रेटफुल है, और जिसके पास फटा हुआ जूता है वो इसलिए ग्रेटफुल है क्योंकि उसके पास जूता तो है भाई। दिस इज व्हाट ग्रेटफुल मींस। देखो, हो सकता है इसके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं, जर्नलिंग को मैंने टॉप पे इसीलिए रखा क्योंकि वो तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस देता है। तुम्हें पता होता है कि क्या चीज तुम्हारी वीक है और क्या चीज तुम्हारी स्ट्रांग है, और जब तुम्हें ये पता चल गया कि तुम किस चीज में वीक हो और किस चीज में स्ट्रांग हो, तब तुम बनाना चाहोगे अपना स्ट्रांग फिजिकल डिसिप्लिन, जो मैंने भी बनाया है। देखो, कहने में तो ये बहुत आसान लगता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन लोग जज करते हैं। ट्रस्ट मी, आप कैसा दिखते हो, कैसे चलते हो, आपकी कैसी पर्सनालिटी है, वो ओवरऑल हो सकता है आपको लगने लगे कि उतना फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो पतला ही अच्छा हूँ, मैं तो मोटा ही अच्छा हूँ, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आप जैसे हो वैसे तभी अच्छे लगोगे जब आप फिट होगे। समर वेकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप कभी भी स्किप नहीं करना चाहोगे, या फिर आई वुड रिकमेंड कि मत स्किप करना, बल्कि शुरुआत कर देना अगर नहीं करते हो तो, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। गर्मियां हैं तो स्विमिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो शाम को। बेसिकली कोई भी तुम्हें एक ऐसी एक्टिविटी चूज करनी है जिसे तुम रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर पाओ। वैसे यहाँ पर मैं तुम्हें पर्सनल सजेशन दूंगा, अगर तुम्हारी सोसाइटी में या फिर तुम्हारे घर के आसपास कहीं पर स्विमिंग क्लासेस है तो प्लीज स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करो, क्योंकि यही वो वक्त है जहाँ पर तुम स्विमिंग में एक्सेल कर सकते हो एंड एक्चुअली उसे एंजॉय कर सकते हो। ठंडियों में स्विमिंग क्या ही करोगे, एंड जिन लोगों के घर के पास स्विमिंग क्लासेस ही नहीं है, नदी में डूबो। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, आज की डेट में प्रॉब्लम ये है ना कि लोग ये जो फिटनेस है ना, इसको ऑप्शनल समझते हैं, पर रियलिटी ये है कि आपके माइंड का बेस जो होता है ना, वो आपकी बॉडी ही होती है। आप सही रहोगे तभी तो वो सही से सोच पाएगा। एंड मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ यार, जब तुम मोटे लगते हो भद्दे लगते हो, जब तुम पतले लगते हो सुकड़े लगते हो। इसके अलावा पता है क्या चेंजेस आते हैं, तुम्हारे हार्मोन्स पूरे उथल पुथल होते हैं, तुम्हारा फोकस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा तुम कितने भी स्ट्रांग बन जाओ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुम शीशे में कैसे दिखते हो। लोग तुम्हें बोले या फिर ना बोले, अगर बोले तो तुम उसे इग्नोर कर सकते हो, और अगर ना भी बोले तो तुम्हें तो फील होता होगा तुम अच्छे शेप में नहीं हो, लेकिन आ सकते हो, तो क्यों नहीं आ रहे हो? व्हाई इट इज सो टफ ब्रो। देखो, अगर तुम्हारी बॉडी एक्टिव है, ट्रस्ट मी, ये जब से मैंने जिम स्टार्ट किया है, जब से मैंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना ज्यादा स्टार्ट किया है, मेरा फोकस इंप्रूव हो चुका है, मेरी एनर्जी अलग लेवल पे जा चुकी है, और सबसे बेस्ट इन सब चीजों में बॉन्डेड है मेरा डिसिप्लिन। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, उनमें एंजाइटी के सिम्टम्स 20 से 30% डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब ये कितनी फैसिनेटिंग बात है ना कि ये जो एक्सरसाइज होती है, ये सिर्फ तुम्हें फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग बनाती है। बेसिकली जब तुम मूव करते हो, तुम्हारा ब्रेन बेटर परफॉर्म करता है। कितना मुश्किल है ये समझना, बताओ? इसीलिए आज से जिम जाओ या फिर कोई एक्टिविटी स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी यार, समर वेकेशन ऐसे ही निकल जाएगा, एंड अगर तुम फालतू की एक्टिविटीज में बस एंजॉय ही करते रह गए, सीरीज को बस एंड ही करते रह गए, तो कुछ नहीं होने वाला। लाला मत कर लाला। अच्छा, जो लोग जिम को अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके घर के आसपास जिम नहीं है, उनके लिए मैंने एक होम वर्कआउट प्लान यहाँ पर चिपकाया हुआ है, उसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, मुझे नहीं पता तुम कितना इस वाले पार्ट से कन्विंस हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। जब से मैंने अपनी फिजिक को इंप्रूव करने में काम किया है, मैं बहुत स्ट्रेट तरीके से चलता हूँ। मेरा शोल्डर और बैक ब्रॉड हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी में एक A to B शिफ्ट आया है। पहले मैं गोल मटोल लड्डू की तरह दिखता था, अब मैं एकदम पिरामिड की तरह दिखता हूँ। मैं मजाक से हटके बोल रहा हूँ, एक बार मेरे घर में चाकू नहीं था, तो क्योंकि मेरा फैट परसेंटेज काफी कम हो चुका है, तो मैंने अपनी ये जो जॉ लाइन है ना, इसी से अपने फ्रूट को काट लिया था और खा लिया था। देखो, एक चीज याद रखो, आपका समर वेकेशन ही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। और फ्यूचर की बात आ रही है तो आजकल के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि करियर भी बिल्ड होना चाहिए, राइट? और ये तो हम सब जानते हैं तभी हो पाएगा जब उस कॉलेज का प्लेसमेंट और एक्सपोजर बहुत बढ़िया हो। और ऐसे एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है GLA, जिनका प्लेसमेंट इकोसिस्टम मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगा। इस यूनिवर्सिटी को NAC A+ एक्रेडिटेशन भी मिला हुआ है, और इसका ऑल इंडिया रैंक 44th है। साथ ही यूपी में A+ रेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये नंबर 1 पे है। और अगर इनके रिसेंट स्टैट्स को देखोगे तो उस हिसाब से इनका 86% कैंपस प्लेसमेंट अचीव हुआ है। और सबसे अमेजिंग बात, यहाँ का ओवरऑल पैकेज 6.3 LPA के अराउंड है। और सिर्फ नंबर्स ही नहीं, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो पिछले बैच में 3000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स जनरेट हुए हैं, और यहाँ के स्टूडेंट्स Amazon, Microsoft जैसे टॉप कंपनीज तक रीच कर रहे हैं। और मेरा तो दिमाग फट गया ये सुनने के बाद। रिसेंटली में इनका जो CSE डिपार्टमेंट है, उसमें 60 LPA का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट में भी गया है, और ये चीज क्लियरली दिखाती है कि अपॉर्चुनिटीज किस लेवल की है। पर आई नो सिर्फ प्लेसमेंट नंबर इनफ नहीं होते हैं, लर्निंग एनवायरमेंट भी मैटर करता है, राइट? इसलिए नोएडा की इनकी जो इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी कैंपस है, वो स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देता है, जहाँ वो इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स के साथ डायरेक्टली लर्न करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि जो
बैच का साइज होता है वो काफी छोटा होता है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस्ड लर्निंग मिलती है एंड इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड हैकाथॉन्स से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप होती है। इनका करिकुलम भी स्टैटिक नहीं है बाकी करिकुलम की तरह, जैसे जैसे इंडस्ट्री अपडेट होती है ना, इनका करिकुलम भी अपडेट होता रहता है। इनके कोर्सेज भी काफी फ्यूचर फोकस्ड हैं, जैसे बीटेक सीएसई विद एआई एंड एमएल, बीसीए इन डेटा साइंस, एमबीए एंड बीबीए इन मैनेजमेंट साइंस। साथ ही जीएलए ऑनलाइन के थ्रू बिजनेस एनालिटिक्स, एमसीए एंड बीकॉम जैसे प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। अब बैचेस इनके छोटे होते हैं तो कहीं अप्लाई करने में देर ना हो जाए। इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में। देखो अभी तक हमने जान लिया है कि किस तरीके से हम अपनी डायरी को मेंटेन करके अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकली अपने आप को इंप्रूव करके कैसे हम एक्टिव हो सकते हैं, कैसे अपने माइंड को भी अच्छा फील करा सकते हैं। लेकिन अपने माइंड को इंप्रूव भी तो करना होगा ना बॉडी स्ट्रांग होने के बाद, क्योंकि अगर तुम सिर्फ बॉडी पर ही काम कर रहे हो और माइंड को इग्नोर कर रहे हो तो तुम बेवकूफ हो। अच्छा मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक दोस्त थी जो कॉलेज के वक्त में मेरी दोस्त थी, हाँ दोस्ती थी। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड टेक अवे पॉइंट्स भी हैं उसमें, इसलिए ध्यान से सुनना। वो जब कॉलेज में पढ़ती थी ना तो एक लड़का उस पर ट्राई मारता था, समझ गए ना। लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देती थी क्योंकि उसको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो लड़का उस वक्त पतला दिखता था, तो उसने क्या किया ना, अपनी बॉडी को इंप्रूव किया। 6 महीने के बाद एकदम हट्टे कट्टे बॉडी लेके आया, एब्स एब्स बना लिए थे उसने। हो सकता है उसने कोई स्टेरॉइड वगैरह भी लिया हो, हु नोज। लेकिन ये रियल कहानी है तो मैं तुम्हें सब एज इट इज बता रहा हूँ। उसके बाद आके ना वो अगले वैलेंटाइन में उस लड़की को प्रपोज करता है, मेरी जो दोस्त थी। लेकिन उसे फिर भी इंटरेस्ट नहीं आया। मतलब दिखने में काफी गुड लुकिंग था। इस बार तो मैं भी बोल रहा था कि यार इंप्रूव तो किया है बंदे ने, लेकिन फिर भी उस लड़की को इंटरेस्ट नहीं आया। जानते हो क्यों? अब मेरी ना एक आदत है, कोई भी चीज अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है उसका रीजन जानने लगता हूँ। हालांकि ये मेरा पर्सनल स्पेस नहीं था, ये उसका पर्सनल स्पेस था, लेकिन तब भी मैं उसमें घुस गया। कहाँ पे? उसके पर्सनल स्पेस में। नहीं वहां नहीं जहाँ तुम सोच रहे हो। कम्युनिकेशन करते वक्त मैंने उससे पूछा कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुझे वो लड़का अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। उसने बोला यार अविनाश मुझे ना बॉडी वाले लड़के पसंद नहीं है। मैंने बोला तुझे कैसे लड़के पसंद है? यार बॉडी पे तो सब मरते हैं। बॉडी पे तो लड़के भी लड़कों को अप्रिशिएट करने लगते हैं कि वाह यार क्या बॉडी बनाई है। लेकिन उसने बोला कि मुझे स्मार्ट लोग पसंद है। तब मुझे साइकोलॉजी के एक टर्म के बारे में पता चला जिसको कहते हैं सेपियो सेक्सुअल। एंड ट्रस्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉडी मैटर नहीं करती, आपका माइंड अगर शार्प है तो मैटर करता है। यानी ऐसे लोग जो डिसीजन मेकिंग को अच्छे से जानते हैं, हर सिचुएशन में कैसे अपने आप को काम रखना है और किस सिचुएशन में ज्यादा बोलना है वो जानते हैं। बेसिकली अपने आप को कैरी करना जानते हैं और सिचुएशन में अडेप्ट होना जानते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, ना कि जो हो रहा है बस उसी में अपने आप को बहने देना जानते हो। और वैसी अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो आप किसी को अट्रैक्ट करोगे जो होगा सेपियो सेक्सुअल। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। इसका मतलब ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने माइंड को कैसा ट्रेन कर रहे हो। हो सकता है आप जिस लड़के को या फिर जिस लड़की को पसंद करने वाले हो वो सेपियो सेक्सुअल निकला, तो बॉडी बना के क्या करोगे? बॉडी तुम अपने लिए बना रहे हो, दिमाग सेपियो सेक्सुअल के लिए इंप्रूव कर रहे हो। जोक्स अपार्ट, दिमाग तो तुम खुद के लिए भी इंप्रूव कर रहे हो। कहानी का टेक अवे पॉइंट यही था कि हर चीज को बैलेंस करना है भाई, दिमाग को इग्नोर मत करो। और इसका सिंपल तरीका है इंटेंशनल रीडिंग। देखो जरूरी नहीं है कि पूरे दिन पढ़ाई करो, लेकिन एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखना है, पढ़ के, देख के नहीं। वो सेल्फ ग्रोथ बुक हो सकती है, एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है, या फिर वो तुम्हारी सिलेबस की बुक भी हो सकती है। कम ऑन यार, कुछ तो सीखोगे ही ना उससे। क्या मतलब अपने सिलेबस से आज तक कुछ नहीं सीखा? देखो भाई, समर वेकेशन से पहले तक तुम स्क्रॉलिंग कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे और टाइम को वेस्ट कर रहे थे। लेकिन समर वेकेशन में, स्पेशली इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम इस टेम्परेरी डोपामिन के पीछे नहीं भागोगे। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। और तुम लॉन्ग टर्म चीजों पे फोकस करोगे। नेशनल एंडोमेंट ऑफ आर्ट्स, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग रीडिंग करते हैं ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन और एनालिटिकल थिंकिंग काफी इंप्रूव होता है। जिससे ये पता चलता है कि रीडिंग सिर्फ आपको नॉलेज नहीं देती, नॉलेज तो देती ही है, उसके अलावा आपके दिमाग को काम भी करती है। काम ऐसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया क्या? जब आप रीडिंग करते हो ना तो आपकी थिंकिंग एक्सपैंड होती है। जिस तरीके से अभी तक आप सोच नहीं पा रहे थे, अब आप उस तरीके से भी सोचने लगते हो। अभी तक आप पैरों के जरिए चल रहे थे, अब आप सर के जरिए चलने लगते हो और पैर आपके ऊपर लहरा रहे होते हैं। ओह माय गॉड। रीडिंग करने के बाद इस डायमेंशन तक पहुंच जाते हो आप। अब रीडिंग क्या करना है, 3 ऑप्शन बताता हूँ। एक सेल्फ ग्रोथ या फिर बायोग्राफी वाली बुक चूज करो। सेकंड आपकी एकेडमिक्स वाली बुक भी हो सकती है, समर वेकेशन में कोई भी जो भी तुम्हारी फेवरेट बुक है उसको पकड़ लो। तीसरा स्किल बेस्ड बुक हो सकती है, ट्रेडिंग की बुक हो सकती है, एडिटिंग की बुक। एडिटिंग की कोई बुक है क्या? नहीं है ना। कोडिंग की बुक हो सकती है, फाइनेंस की बुक हो सकती है। वैसे एडिटिंग की बुक से याद आया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एडिटिंग की एक बुक निकाल सकते हैं। लेकिन एक मिस्टेक मत करना, सब कुछ एक साथ स्टार्ट मत करना। अगर तुम अपनी लाइफ में सब कुछ करना भी चाहते हो तो तुमने इससे पहले वाली अगर वीडियो देखी होगी ना तभी करना, क्योंकि उसमें मैंने बताया था हाउ टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। देखो रोज अगर तुम 20 से 30 मिनट भी पढ़ते हो ना, दैट इज मोर देन इनफ। धीरे धीरे तुम्हारी ये हैबिट बन जाएगी एंड कब ये हैबिट तुम्हारी लाइफ को ही चेंज कर देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गेम क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का है बॉस। देखो हर चैप्टर के एंड में तुम्हें रियलाइज होता जाएगा कि इस समर मैं तुम्हें कन्विंस कर रहा हूँ टाइम पास कर लेके नहीं, बल्कि अपग्रेड करने के लिए।
देखो, अगर अपने समर वेकेशन को आप सच में मीनिंगफुल बनाना चाहते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है स्टेप आउट ऑफ योर एनवायरमेंट। मतलब जिस एनवायरमेंट में अभी आप हो उससे बाहर निकलना। एनवायरमेंट सिर्फ पेड़ और पौधे और नदी और माउंटेन को नहीं कहते हैं। एनवायरमेंट उसको भी कहते हैं कि किस फ्रेंड सर्कल में आप हो, किस फैमिली में आप हो, किस घर में आप हो, किस हैबिट में आप हो। हर चीज को एनवायरमेंट कहते हैं। इसको हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, एनवायरमेंट ट्रैप में। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि तुम फॉरेन ट्रिप्स लो या फिर इंडिया में ही कहीं घूमो, लिस्ट बनाने लगो घूमने की। अपने एनवायरमेंट से बाहर निकलना ये भी हो सकता है कि तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाओ, किसी रिलेटिव के पास जाओ, या फिर नियर बाय किसी फ्रेंड के पास चले जाओ। सिर्फ अपने रूम में रह के अपने कंफर्ट जोन में मत रहो। ये चीज बहुत टॉक्सिक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें हो सकता है कि यार मैं तो बस लेटूंगा, नेटफ्लिक्स ऑन करूंगा, चिल करूंगा, लेकिन ये अकेलापन तुम्हें खाता जाएगा और तुम्हें ग्रो नहीं करना देगा। इंसान का जो एवोल्यूशन हुआ है वो सोसाइटी के साथ हुआ है। साथ में वो हंट करते थे, साथ में वो खाना खाते थे, साथ में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। तुम अगर उसी चीज को चैलेंज करोगे तो तुम एवोल्यूशन को चैलेंज करोगे, और अगर तुम एवोल्यूशन को चैलेंज करोगे तो हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम भुगतो। इसलिए इस समर वेकेशन में अगर तुम्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं भी है तो भी तुम मिलोगे ताकि तुम्हारा सोशल एक्सपोजर इंक्रीज हो। तुम मिलोगे ताकि तुम्हारी कम्युनिकेशन इंक्रीज हो। तुम मिलोगे ताकि तुम लोगों को समझ पाओ एंड लोग तुम्हें समझ पाए, तुम्हें फीडबैक दे पाए। एक चीज समझो, एनवायरमेंट चेंज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तुम सेम जगह पे रहते हो, सेम लोगों के साथ रहते हो, तो तुम्हारा रूटीन भी सेम रहता है और तुम्हारी थिंकिंग भी सेम ही रहती है। इन अदर सेंस लिमिटेड रहती है। लेकिन जब तुम एनवायरमेंट को चेंज करते हो तो चीजों को लेके तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, ब्रॉड होता है, एक्सपैंड होता है। इस चीज को समझो, इंसान कितना भी अपनी बॉडी पर या फिर अपने माइंड पर काम कर ले, लेकिन दुनिया के लिए रेडी उसको एक्सपीरियंस ही बनाता है। और ये एक्सपीरियंस घर के अंदर नहीं, घर की चौखट के बाहर मिलता है। अब समझ में आया हर चैप्टर रिलेटेबल क्यों बोला था। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एक स्टडी हुई, उसमें ये देखा गया कि जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं या फिर न्यू एनवायरमेंट को एक्सपीरियंस करते रहते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, चाहे आप माउंटेन्स में जाओ, बीचेस में जाओ, अपने नाना नानी के घर जाओ, अपने दादा दादी के घर जाओ, तो आपका दिमाग ना नए पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है और उसे डिकोड करने की कोशिश करता है। और इसे डिकोड करने की जो प्रोसेस में नई नई चीजें ब्रेन तुम्हारा सीखता है, वो तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंस में ऐड होता है। नाना ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, ये लोग अपनी लाइफ में क्यों फोड़ रहे हैं, ये सब कुछ तुम्हें सेम घर में नहीं मिलेगा। घर चेंज करना पड़ेगा, पेरेंट्स चेंज कर दो, सब कुछ चेंज कर दो, भाग जाओ इस दुनिया से। मजाक कर रहा हूँ। तो मैंने ग्रैंड पेरेंट्स की इसलिए भी बात की क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे नाना नानी या फिर दादा दादी है नहीं, लेकिन जब हुआ करते थे तो मैं नानी के घर जाया करता था और नानी हमें इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती थी ना, जिसके मॉरल वैल्यूज निकलते थे। ऐसे मॉरल और प्रैक्टिकल वैल्यूज जिसको हम अपनी लाइफ में एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वो सिर्फ स्टोरी से नहीं सुनाते हैं, तुम्हें अपनी लाइफ का विजडम भी देते हैं। और वो एक्सपीरियंस, वो 50 साल का, 70 साल का, 80 साल का एक्सपीरियंस तुम्हें कोई बुक, कोई पॉडकास्ट, कोई वीडियो नहीं दे सकता बाबू। इसलिए समझो, उनका एक्सपीरियंस, उनका स्ट्रगल, उनका पर्सपेक्टिव तुम्हें ग्राउंडेड बनाता है। और ये चीज अगर तुम समर वेकेशन में करके जाते हो स्कूल या कॉलेज में, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली तुम्हारे आसपास के लोगों से ज्यादा हो चुका होगा ब्रो। कम ऑन। अब आते हैं उस चीज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे फ्यूचर को सेव करेगी। देखो, समर वेकेशन में आपके पास ना बहुत टाइम होता है और एक स्किल को सीखने के लिए भी आपको ऑन एन एवरेज 45 से 60 डेज लग जाते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी छुट्टी लगभग इतने दिन की ही होगी। एंड जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर टाइम से देख रहे हो, तो आपके पास लगभग 1.5 महीना 2 महीना बचा होगा। अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो क्यों लेट देख रहे हो भाई, इसलिए बोलता हूँ अविनाश की वीडियो आते ही देख लिया करो। एनीवेज, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी स्किल सीखो, ऐसी स्किल जिसको सीखते वक्त तुम बोर नहीं होगे, ऐसी स्किल जिसके बारे में तुम कितना भी थके हो तब भी बात कर सकते हो, ऐसी स्किल जिसके बारे में तुम्हें बहुत नॉलेज भी है, ऐसी स्किल जिसको पॉलिश करना बहुत आसान हो तुम्हारे लिए, ऐसी स्किल जो तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज दे। वो सिंगिंग हो सकता है, तुम थोड़े बहुत ठीक हो, तुमने और इंप्रूव कर ली। वो डांसिंग हो सकता है, तुम बाकी ग्रुप से थोड़े बेटर हो, तुमने और इंप्रूव कर लिया। वो डिबेट हो सकता है, तुम काफी हद तक बेटर हो, तुमने और इंप्रूव कर लिया। वो कोडिंग हो सकता है, बाकी लोगों से ज्यादा नॉलेज है तुम्हें, लेकिन अब तुमने और लेवल अप कर लिया। वो वेबसाइट डिजाइनिंग हो सकता है, वो एडिटिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मेरे बहुत सारे क्रिएटर दोस्त हैं, जिसमें से एक एग्जांपल लेना चाहूंगा सकलेन खान का। उसने मुझे यही बताया था कि जब उसका समर वेकेशन था ना, तब उसने एडिटिंग और शूटिंग स्टार्ट किया था, लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। ये समर वेकेशन वाला टाइम ही होता है, इतना ल्यूक्रेटिव होता है। इसको सही तरीके से अगर आपने यूज कर लिया तो आप निकल जाओगे भाई, बहुत आगे निकल जाओगे। बेसिकली इस 1-2 महीने में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना जॉब, कुछ नहीं। ये पूरा समय सिर्फ आपका होता है। अभी आपके ऊपर है कि आप इसे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर वेस्ट कर रहे हो। कुछ स्किल्स जो आपको फ्यूचर प्रूफ बना सकती है, उनके एग्जांपल देता हूँ। अगर उस पर काम कर लोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। पहला है कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना सीखो, सही तरीके से पॉज लेना, मॉड्यूलेट करना वॉइस को, ये सब कुछ। दूसरा है वीडियो एडिटिंग। एक अच्छा वीडियो एडिटर तो मुझे नहीं मिल रहा है। अगर आप में से कोई है अच्छा वीडियो एडिटर जिसको 3D एनिमेशंस वगैरह आता है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स आता है, और आप मोबाइल नहीं बल्कि पीसी में एडिट करते हो, तो यू कैन मेल टू दिस आईडी। वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा है तो मैं तुम्हें एक और चीज समझाना चाहता हूँ। वीडियो एडिटिंग सिर्फ ये नहीं होता है कि तुमने कट्स लगा दिए या फिर कैच करके साउंड लगा दिया या फिर वीडियोस लगा दिए सामने ऊपर या फोटोज लगा दी। वीडियो एडिटिंग का मतलब होता है जिस तरीके से क्रिएटर बता रहा है वो चीज तुम्हें एग्जैक्टली ऑडियंस के माइंड में फिट करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे हमारी वीडियोस करती हैं, क्योंकि हमारे एडिटर दी बेस्ट हैं। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है?
आप ही की तरह खाक मेरी तरह इसके अलावा तुम कोडिंग या फिर एआई सीख सकते हो। आज की डेट में सबसे हाई डिमांडिंग स्किल है। अब एआई में भी अगर स्पेसिफिक बताऊं तो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, उसके बाद टेस्टर्स होते हैं एआई के। इसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो तुम यूट्यूब ऑब्वियसली कर सकते हो या फिर गूगल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं। इसके अलावा चौथी स्किल राइटिंग। तुम स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, तुम ईमेल राइटर बन सकते हो, तुम लिंक्डइन राइटर बन सकते हो, तुम राइटर ही राइटर बन सकते हो। अगर तुम्हें लिखना आ गया ना ब्रो, तुम्हारी बहुत सारी स्किल्स है जो अनलॉक हो जाएंगी। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटिंग से याद आया, स्क्रिप्ट को अच्छे से कैसे लिखते हैं वो मैंने अपनी एक वायरल स्क्रिप्ट को डिकोड करके पूरे अच्छे तरीके से समझाया। वो पीडीएफ भी नीचे मेंशन होगी, जाके उसे चेकआउट जरूर करना। उसमें मैंने एक बोनस चीज भी दी हुई है कि कैसे ब्रांड्स को रीच आउट करना है और कैसे क्रिएटर्स को रीच आउट करना है। वो सारा ईमेल का टेम्पलेट भी है उसमें। फ्री में नहीं है, ऑब्वियसली पेड है, बट मजा आ जाएगा। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है पब्लिक स्पीकिंग। अगर ये तुम्हें आ गई तो तुम कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, पब्लिक स्पीकर बन सकते हो या फिर पॉडकास्टर बन सकते हो। स्टोरी टेलिंग में लोगों को लगता है कि कहानी सुनाना स्टोरी टेलिंग होता है। स्टोरी टेलिंग इज आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। देखो, इतनी सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दिया एंड इस चीज से तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गई हो कि ये जो समर वेकेशन होता है ना, ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं होता है स्कूल या कॉलेज का। ये वो टाइम होता है जब बिना प्रेशर के तुम खुद पर काम कर सकते हो। एक्चुअली तुम्हें कोई जज भी नहीं कर रहा है, तुम बस काम करो खुद पे। देखो, जिस बंदे ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना, वो एक कोड मेंशन करेगा, सक्सेसफुल वेकेशन, ताकि मुझे पता चले कि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो उस कोड को मेंशन नहीं करेंगे, उन्होंने या तो इस वीडियो को नहीं देखा है या तो यहाँ तक नहीं देखा है। और वो लोग करने वाले हैं इस वीडियो को स्किप करके स्क्रॉल, वही फालतू का टाइम पास, एक दूसरे की गॉसिप करना, कि सिकंदर ने उत्कर्ष के दूध में चटनी ज्यादा डाल दी थी, ये सब गॉसिप। लेकिन वही दूसरी तरफ आप होगे जो इस वीडियो को देखने के बाद जर्नलिंग कर रहे होगे, भले ही वो मेरी जर्नल हो, कमबैक जर्नल, या फिर किसी और की जर्नल हो। आप होगे जो रीडिंग कर रहे होगे और अपने माइंड को विकसित कर रहे होगे। आप होगे जो अपनी बॉडी पर काम कर रहे होगे। आप होगे जो अपने एनवायरमेंट को चेंज कर रहे होगे और अपने एक्सपोजर और अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे होगे। एंड अगर आप ये सब काम करने वाले हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। ट्रस्ट में, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो ना, तो आपकी जिंदगी में जो चेंज आने वाला है, शायद आप उसके लिए रेडी भी नहीं हो। दुनिया पागल हो जाएगी उसे देख के। तब बताना, अविनाश कुमार नाम का एक यूट्यूब चैनल था, वहाँ पे वीडियो देखी थी समर वेकेशन की, तुमने क्यों नहीं देखी? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। वेकेशन को खत्म होने का वेट मत करो, ज्यादा एंजॉय मत करो। नेक्स्ट वेकेशन एंजॉय कर लेना, लेकिन इस वेकेशन फोड़ने के लिए रेडी हो जाओ। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हें क्या कमेंट करना है तुम्हें पता है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये और मुस्टंडों तक पहुंचे, क्योंकि इस वीडियो को रोकने का तुम्हारा हक नहीं है। और ये वीडियो तभी नहीं रुकेगी जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे। शेयर करो अपने मुस्टंडेड दोस्तों के साथ ताकि उनका भी एनवायरमेंट अच्छा हो। तुम अच्छे एनवायरमेंट में रहोगे तभी तुम सस्टेन भी कर पाओगे, वरना वापस वही कौवे बन जाओगे। मैंने सुना है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन क्या तुम सच में कीचड़ वाले कमल कहलाना चाह रहे हो? बाकी दोस्तों को कीचड़ मत रहने दो, उनको भी कमल बनाओ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो मुझे बताओ क्या सीखने को मिला। ना कि नेक्स्ट वीडियो तो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है ना, मजा आने वाला है। उसके लिए होप आप रेडी हो। अगर रेडी हो तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे म्यूजिक के चैनल कौन चेकआउट करेगा? आपका दोस्त अविवर्स नाम से है, जाके चेकआउट करो, मेरे गानों को सुनो। देखो यार, हर तरीके से कैसे डेवलप करता है इंसान खुद को। गंदा लगेगा तो बोल देना गाना गंदा है, लेकिन जाके तो देखो। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज करना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के समय पर सभी स्टूडेंट का एक ही सवाल आ रहा है, जो कि है समर वेकेशंस में अपना सिलेबस कैसे खत्म करें। आपके भी दिमाग में चल रहा होगा ना, क्या टॉपर सच में अपनी समर वेकेशन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो अपना पूरा का पूरा सिलेबस ही खत्म कर लेते हैं? और अगर हाँ, तो आखिर वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? तो इसी चीज का एक पूरा का पूरा रोड मैप आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा होगा, आपने भी बहुत सारे टॉपर्स इंटरव्यू देखे होंगे जिसके अंदर एक टॉपर ये बोल रहा है कि हमने तो ना सिलेबस समर वेकेशन में खत्म कर लिया था। मैथ्स का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, एसएसटी का सिलेबस। देखा होगा ना, तुम्हारे दिमाग में भी सवाल चल रहा है। तो सबसे पहले तो इस सवाल का हल निकालते हैं कि क्या सच में सिलेबस कंप्लीशन करना चाहिए समर वेकेशन के अंदर? तो इसका आंसर ना मैं तुम्हारे बोर्ड पे लिख देता हूं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, ध्यान से देख लेना। और उसका आंसर है NO, यानी नो। बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर करना क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो तुम देख रहे हो ना आजकल कि कोई लोग बोल रहा है कि नहीं समर वेकेशन में पूरा सिलेबस खत्म करो, ये करो वो करो, ये सब ना फेक बातें, झूठी बातें हैं। कोई नहीं कर रहा है सिलेबस खत्म, है ना। और अगर कुछ बच्चे कर भी रहे हैं ना, तो एक्चुअली में ना वो स्टूडेंट वो हैं जो कि 9 से 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, 8 से 9 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो अलग है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपना सिलेबस समर वेकेशन में खत्म करना है।
तो करें क्या? क्या समर वेकेशन में एकदम मस्ती करें क्या? पढ़ाई नहीं करें? अरे बिल्कुल पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है? वही तो रोड मैप मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हारी समर वेकेशन कब स्टार्ट होंगी और कब खत्म होंगी। जो ड्यूरेशन है वो जरूर मुझे एक बार कमेंट में बता देना, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियोस प्लान कर पाऊं। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो देखो, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपर जो कि 9 10th के अंदर टॉप कर चुके हैं उनसे बात करा, और उनके अंदर ना मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि कॉमन थी वो नोटिस करी। वो पता क्या थी? कि उन्होंने क्वालिटी पे फोकस करा, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करा। समझाता हूं। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि भैया पूरी की पूरी ना बुक ही खत्म कर देंगे साइंस की, तो पूरी की पूरी मैथ्स की किताब ही खत्म कर देंगे, ये एकदम गलत तरीका है। पूरी किताब फोकस करने पे मत लाओ। यानी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हें सारे चैप्टर निपटा देने हैं। तुम्हें ये सोचना है कि ठीक है, साइंस के ना सिर्फ 4 चैप्टर करेंगे, 4 चैप्टर करेंगे या फिर 3 चैप्टर करेंगे, लेकिन उन 3 चैप्टर को ऐसे करेंगे ना कि अगर वहां से कोई भी सवाल आ गया तो एक भी सवाल ना ऐसा ना हो जो कि हमें ना आ पाए या फिर हमसे सॉल्व ना हो पाए। यानी आपको क्या करना है? क्वालिटी पे फोकस करना है। अरे ज्यादा चैप्टर मत करो, कम चैप्टर करो, बट ढंग से करो। कैसे करना है भैया ढंग से, वो तो बताओ। एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले उस चैप्टर के आपने लेक्चर देख लिए, है ना? लेक्चर आप देख सकते हो, वन शॉट आप देख सकते हो। अगर आप बैचेस के अंदर हो तो आप बैच के लेक्चर देख सकते हो, जैसे भी आपको पढ़ना है। किसी भी टीचर से पढ़ते हो, साइंस मुझसे पढ़ते हो, किसी और से पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पहले एक लेक्चर देखना है। लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करोगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करोगे ही, बट एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे? कोई भी एक्स्ट्रा बुक होगी, है ना? कोई भी क्वेश्चन बैंक होगी, कोई भी, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम बैचेस के अंदर हो तो बैचेस में मटेरियल मिलता होगा, तुम किसी कोचिंग ट्यूशन में जाते होगे वहां पे कुछ मिलता होगा। तो प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए, लेक्चर, नोट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जब तक एक चैप्टर को तुम ऐसे कवर ना कर लो ना, तब तक ये मत बोलना कि सिलेबस हो गया। आधे बच्चे क्या करते हैं, समर वेकेशन में 6 चैप्टर कर लेंगे, बट सारे के सारे चैप्टर सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है लेक्चर से काम हो गया। लेक्चर से कुछ नहीं होता। ये पूरा फ्लो है। जब तक ये पूरा फ्लो खत्म ना हो ना, तो अगले चैप्टर पे तुम्हें बढ़ना नहीं है। पहले इस फ्लो को खत्म करो। जब तुम इस फ्लो को खत्म करोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हारे समर वेकेशन में सिर्फ 3 या 4 चैप्टर ही तुम कर पाओगे, उससे ज्यादा तुम कर ही नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि तुम्हें इतनी सारी चीजें करनी है। तो ये हमारा पहला स्टेप है, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप की तरफ बात करते हैं, जो कि है फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स। एक रियल लाइफ स्टोरी में बताता हूं। एक स्टूडेंट हुआ करता था जो कि ना क्लास 9th में मैथ्स में बहुत वीक था। वो स्टूडेंट जिसके 50 मार्क्स आते थे 80 में से, कभी 40 आते थे, कभी 35 आते थे, ऐसे स्कोर आते थे। बड़ी मुश्किल से पास हुआ करता था। फिर पता क्या हुआ? जब वो 10th में आया तो उसने ना समर वेकेशन में पूरा समय मैथ्स पे फोकस किया, क्योंकि स्कूल तो चलते नहीं थे। तो उसने सारा टाइम मैथ्स पे लगाया। उसने अपने मैथ्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करा। अपने दिन के 2-2 3-3 घंटे मैथ्स पे लगाए। और उसके बाद पता है क्या हुआ? क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के अंदर उसके हाईएस्ट स्कोर मैथ्स के अंदर आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समर वेकेशन के अंदर ना उसने खेल पलट दिया, गेम पलट दिया। और ऐसी एक स्टोरी नहीं है, ना जाने ऐसी कितनी स्टोरी है। अगर तुम्हारा कोई वीक सब्जेक्ट है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत वीक है, ये राइट टाइम है उस सब्जेक्ट पे फोकस लगाकर मेहनत से पढ़ने का। मैं सच में बता रहा हूं, ये जो समर वेकेशन है ना, तुम बाद में इसको रियलाइज करोगे, ये ना एकदम गेम पलटने वाली सिचुएशन है। इस समय पर अगर तुमने अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना लिया तो तुम बना लोगे और तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे। लेकिन अगर इस समय पर तुमने अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करा, तो वो वीक सब्जेक्ट हमेशा वीक रह जाएगा और तुम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। रियलिटी है। इसलिए तुम्हें भी अपने वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो। मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, और उन सब्जेक्ट्स पे काम करो। डेली ज्यादा टाइम उस पे दो। जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनको ज्यादा नहीं पढ़ना है, वीक पे ज्यादा फोकस करना है, याद रखना। ये था स्टेप नंबर 2। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3, जो कि है हैबिट फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं भैया समर वेकेशन में 1-2 महीने की तो समर वेकेशन होती है, उस समर वेकेशन में अगर हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं 2 महीने के लिए, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक रियलाइजेशन मैं तुम्हें कराना चाहता हूं। इमेजिन करो तुम क्रिकेट खेला करते थे, है ना? तुम क्रिकेट खेला करते थे, तुम फुटबॉल खेला करते थे, तुम कोई भी गेम खेला करते थे। अब इमेजिन करो तुमने 2 साल तक वो गेम खेला ही नहीं। 2 साल बाद तुम आ रहे हो उस गेम की तरफ।
तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना वापस से उस गेम को समझने के लिए, वापस से उस फील्ड में आने के लिए, वापस उस क्वालिटी के शॉट्स लगाने के लिए लगेगा ना, कुछ समय तो लगेगा ना। और उस टाइम में बाकी लोग तुमसे आगे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मुझे बताओ। बिल्कुल निकलेंगे। ये सेम चीज ना पढ़ाई के साथ होती है। होगा क्या ना कि अगर आप 1-2 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, तो वो लोग जो कि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो लोग जो कि मेहनत कर रहे हैं, वो तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे और तुम उस रेस में पीछे रह जाओगे। और उसके बाद जब तुम्हारे स्कूल स्टार्ट होंगे आफ्टर समर वेकेशन, तो तुम रियलाइज करोगे कि पहले तो तुम 2-2 3-3 घंटे पढ़ लेते थे, लेकिन क्योंकि तुमने समर वेकेशन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, अब इस दिमाग को आदत ही नहीं है पढ़ने की। और फिर तुम्हें 1 महीना लगाना होगा इस दिमाग को आदत लगवाने के लिए पढ़ाई करने की। ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं। मैं हर साल ऐसे बच्चे देखता हूं जो कि समर वेकेशन की वजह से अपना पूरा साल खराब करते हैं। क्यों? समर वेकेशन में हमने पढ़ाई नहीं करी, अब दिमाग की आदत छूट गई, अब आदत ही नहीं लग पा रही पढ़ाई करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना हैबिट फॉर्मेशन के लिए पढ़ाई करो। ज्यादा मत पढ़ो भैया, कितने घंटे पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना होता है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ज्यादा पढ़ो। अरे डेली 2 घंटे निकाल लो, 2 घंटे तो तुम निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि और काम ही क्या है, स्कूल तो है नहीं। तो क्या करोगे, 2 घंटे बस डेली सेल्फ स्टडी कर लो। बाकी एक्टिविटीज भी करनी है, उसमें भी आ रहा हूं मैं आगे, बट ये 2 घंटे निकाल लो। इन 2 घंटे सेल्फ स्टडी करो, अपने वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस रखो, बस इतना काम कर दो, ये आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि है फेक पढ़ाई मत करना। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूं, मैं किस प्रकार का बच्चा था ना। मैं ना एक्टिंग किया करता था मम्मी पापा को दिखाने के लिए समर वेकेशन में कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा होता था। तुम में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि एक्टिंग कर रहे हैं कि ठीक है थोड़े बहुत एक्टिंग कर लेते हैं, नोट्स वोट्स बना लेते हैं, ताकि मम्मी पापा को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ये बिल्कुल मत करना, या तो बिल्कुल ही मत पढ़ो यार, छोड़ दो, है ना। किस दिन मन नहीं कर रहा ना पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं, अरे मत पढ़ो। मुझे पता है मम्मी पापा सुनेंगे तो डांटेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है कि फेक पढ़ाई से ना कोई फायदा नहीं होता। जिस दिन मन हो रहा है 2-3 घंटे लग के पढ़ाई करी, अगर कभी मन नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, बट फेक पढ़ाई मत करना। टाइम भी वेस्ट करोगे, कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं करोगे और दिमाग को और खराब करते रहोगे। ये सबसे गलत चीज है, ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ। इसलिए मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं, किसी दिन बाई चांस अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा ना, मत पढ़ो। मम्मी पापा को बोल दो, मम्मी पापा आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा, आज मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो करो, बोल दो, बट फेक पढ़ाई मत करना। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग डैमेज होता है इससे तुम्हारा। अब आते हैं एक फाइनल पॉइंट की तरफ, और अपने बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं। फाइनल पॉइंट क्या है? स्किल्स पर फोकस करो। देखो यार, ये जो समर वेकेशन होती है ना, ये लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस टाइम होता है। इसमें ना आप नए नए स्किल सीखो। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल पढ़ाई करो, 1-2 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद पूरे दिन भर क्या करोगे? स्किल्स पे फोकस। स्किल्स क्या हो सकते हैं? मैंने अपने टाइम पे स्विमिंग सीखी थी, है ना, वो स्किल आज भी काम आता है। मुझे स्पोर्ट्स आते हैं, मुझे टेबल टेनिस आता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स आते हैं, वो स्पोर्ट्स सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फिजिकल वेलबींग पे फोकस करो। खेलने जाओ कोई भी गेम, है ना। अब खेलने से मेरा मतलब नहीं है कि घर में पूरे समय फ्री फायर खेल रहे हो, है ना, 1v1 कर रहे हो, फ्री फायर पे लगे हुए हो, या फिर मोबाइल गेम खेल रहे हो। मोबाइल गेम भी ठीक है, आधे 1 घंटे चलता है ना, समर वेकेशन है इतना तो करोगे, लेकिन पूरा समय मोबाइल फोन पे खराब मत करना। बाहर निकलो, लोगों से बात करो, एआई सीखो। जितने भी स्किल्स चल रहे हैं ना आजकल, एआई चल रहा है, बोलना सीखो कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, किताबें पढ़ो, नई नई चीजें सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे, ये समर वेकेशन नाम की कोई चीज तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगी। किसी को नहीं मिलती समर वेकेशन। तुम्हारे मम्मी पापा को मिल रही है समर वेकेशन? नहीं मिलती, ये तुम्हें मिल रही है। तो ये लास्ट टाइम है तुम्हारा खुद पे फोकस करने का। पढ़ाई करो, नई चीजें सीखो, जैसे मैंने बताया उन चीजों पे फोकस करो। सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुमने सारी चीजें फॉलो करी, मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि तुम खुद पे भी काम करोगे, मार्क्स भी अच्छे लेकर आओगे और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराओगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। समर वेकेशन में पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ अच्छी सीरीज देखना, कुछ अच्छी हॉबी डेवलप करना मिस मत करना। अपना समय अपने टाइम टेबल के हिसाब से बना के इन समर वेकेशंस में खींच लो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। ये समर वेकेशन है ना, परेशान कर दिया सर, समर वेकेशन में पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत रैशनल बात बताने वाला हूं कि इस टाइम में आप क्या ऐसा कर सकते हो और इसी टाइम में कर सकते हो जो शायद आप आपके रेगुलर टाइम पीरियड में नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर हम एक पूरे साल को हम देखें, कहां से, एक पूरे साल को हम शुरू करते हैं मार्च से। क्यों? क्योंकि नहीं, इनफैक्ट अप्रैल से, 1 अप्रैल से शुरू करते हैं। एक पूरे साल को अगर आप 1 अप्रैल से शुरू करते हो
तो वो पूरा साल घूम के कहां पे खत्म होगा? 31 मार्च पे। फाइनेंशियल ईयर हो गया सर ये तो। लेकिन यही कुछ आपका एकेडमिक ईयर भी रहता है, यही कुछ आपका एकेडमिक ईयर भी रहता है कि अप्रैल से आप एक नई क्लास में आके पढ़ना शुरू कर देते हैं और बाय द एंड ऑफ मार्च आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। अब इस पूरे टाइम फ्रेम में क्या होता है ना, इस पूरे टाइम फ्रेम में 1 महीना, किसी का 2 महीना, फाइन, किसी के 15 दिन ही छुट्टी मिलती है बेचारों की। तो सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं, सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं, लेकिन आपको बीच में एक ऐसा टाइम फ्रेम मिलता है, ठीक है, एक ऐसा टाइम फ्रेम मिल रहा होता है जिसमें आपको क्या मिल रहा होता है, जिसमें आपको लेट्स से हम 1 से 2 महीने का गैप ले लेते हैं, मतलब 1 से 2 महीने ऐसे मिलते हैं बीच में पूरे। 1 से 2 महीने आपको इस पूरे 12 महीने के टाइम फ्रेम में ऐसे मिलेंगे, जहां आपको क्या मिल रहा है, जहां आपको मॉर्निंग भी मिल रही है प्लस कह सकते हैं नून टाइम भी रह रहा है। नून टाइम तो यूजुअली सबको मिल जाता है, ठीक है, मॉर्निंग प्लस इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग्स और इवनिंग्स भी मिल रही हैं, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो जुडिशियसली पढ़ाई के लिए। क्योंकि अब मेरी आदत है एक दिन में से 2 दिन बनाने की। कैसे कि अगर आप दिन का जैसे 2 बजे का टाइम ऐसा रख लेते हो कि 2 बजे के पहले तक आपके पास दिन एक दिन है या फिर दिन का एक हिस्सा है, और 2 बजे के बाद आपके पास दिन का दूसरा हिस्सा है, तो आप प्रोडक्टिवली 2 दिन के बराबर काम कर सकते हो। अब समर वेकेशंस की सबसे अच्छी चीज है कि आपको क्या मिल रहा है, समर वेकेशंस में आपको ये मॉर्निंग्स मिल रही है, खाली मिल रही है, आपको स्कूल नहीं जाना है, आप घर पर हो। तो जो काम आप स्कूल में जाके मॉर्निंग में करते हो ना, सिलेबस कंप्लीशन वाला, वो आप यहां पे कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं, वो मजेदार चीज ये है कि अगर आप समर वेकेशंस के टाइम पीरियड में भी स्टडी प्लान नहीं कर पा रहे, आपने निकाल दिए छुट्टियां, बहुत सारे बच्चों के समर वेकेशंस खत्म होने पे हैं, तो भी आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं कि अभी जितने दिन बचे हैं ना, उसमें आप ये प्लान बना सकते हो कि आगे से कैसे काम करना है। मतलब कि ये 6-7 दिन जो है, इन 6-7 दिन में बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से ये तय करो कि आपको आगे, जैसे जून, ये पूरा जून है आपके पास, है जुलाई है आपके पास में, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4-5 महीने को कैसे आप कंप्लीट करने वाले हो। एक जनरल बनाओ, आपके कितने चैप्टर बच रहे हैं वो लिखो, उनको कैसे कंप्लीट करोगे वो लिखो, आगे के लिए बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो छुट्टियां खत्म हो गई, मैं तो अब कैसे करूं, और जिनके पास अभी भी छुट्टियां हैं, तो आप एक एज ले सकते हो। जैसे मान लो अगर आपके पास में 1 महीने की छुट्टी है, अभी हमने नेक्स्ट टॉपर्स भी सब 7 दिन की छुट्टी दी है, 7 दिन तो एंजॉय करना है यार, लाइफ में एंजॉय करना भी जरूरी है, बैलेंस बनाए रखना। लेकिन पॉइंट बीइंग कि इन 7 दिनों में आप सोचो कि आप क्या कैसे कर सकते हो, उसको प्लान आउट करो, स्ट्रेटेजाइज कर लो प्रॉपर। एक आपके पास एक जनरल होना चाहिए कि आप आगे क्या क्या करने वाले हो। और जिन लोगों के पास में छुट्टियां ज्यादा दिन की है, वो ये करें कि एक एज ले लें। कैसी एज ले लें, तो आप एज ले सकते हो कि आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करो कि आप क्या करने वाले हो। आपके स्कूल में अगर मान लो अभी मार्च में जब स्कूल लगी थी तो 2-2 चैप्टर कंप्लीट करवाया, 1-1 चैप्टर कंप्लीट करवाए थे, तो आप ये कर लेते हो कि आप 1 महीना घर रहकर समर वेकेशंस में 1-1, 2-2 चैप्टर खुद से और कंप्लीट कर सकते हो। जिससे क्या हो जाएगा ना कि आप स्कूल से थोड़ा आगे चलोगे, आप समय से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो एवरीथिंग इज फॉर यू पीपल। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आपको सारी चीजें कंप्लीट करना चाह रहे हो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। डिसिप्लिन नहीं बन पाता है तो हमारे साथ आप आरंभ बैच में करके स्टार्ट कर सकते हो। बट द थिंग इज क्या कि वो एज ले लो स्कूल से ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब स्कूल वाले स्पीड से सिलेबस खींच देंगे और आप बोलोगे नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि धीरे धीरे आराम से पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो चीज को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आप समर वेकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं अपन इसी चीज पे, क्या कि समर वेकेशन में आपको मॉर्निंग्स मिल रही है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप बहुत अच्छे से, जैसे स्कूल में बैठ के आपके लेक्चर होते हैं ना, तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 3 शिफ्ट बना सकते हो। ठीक है, 3 शिफ्ट्स बना सकते हो, 3-3 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो, मतलब 3-3 सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो, 3-3 सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो मॉर्निंग में। या फिर एक और चीज मैं बताऊं, एक और चीज अगर मैं बताऊं तो ये इफेक्टिवली काम करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो वॉट एवर सूट्स योर नीड, अपना समय अपने टाइम टेबल के हिसाब से बना के इन समर वेकेशंस में खींच लो। अगर समर वेकेशंस खत्म हो गए तो अब जितने दिन बचे उसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लो कि आप आगे क्या करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप जो आपके लिए कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है, दिस इज द फैक्ट। तो उस तरह से इन छुट्टियों का सही इस्तेमाल, सदुपयोग करना, फाइन। बाकी सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप इसको क्या करना है, खुल के एंजॉय करना। ठीक है,
बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करना, और सेल्फ हेल्प के लिए कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ अच्छे सीरियल्स देखना, कुछ अच्छी सीरीज देखना, कुछ अच्छी एक हॉबी डेवलप करना, ये सारी चीजें करना मिस मत करना। फाइन, एंजॉय योर हॉलीडेज, माय बेस्ट विशेस फॉर यू पीपल। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रेटेजीज, आप जहां परेशान हो सकते हो वहां हर एक जगह आपके पीछे आपके लिए आपकी टीम जो है नेक्स्ट टॉपर्स की खड़ी मिलेगी। ठीक है, और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।